चलो स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 23। हाँ बातें मत करना, चलो ध्यान दो। हाँ चैप्टर 23 पेज 425 ध्यान देना। ये जो पूरा टॉपिक है अपना, ये पार्ट सी में कवर हो रहा है, मेगा फर्म्स। पार्ट सी का मैंने आपको वेटेज बताया था कि 3 चैप्टर्स मिला के टोटल 10 मार्क्स है, तो उसमें से एक ये टॉपिक है। अब ये 23 और 22 चैप्टर बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, 21 थोड़ा लेंदी है, तो उस हिसाब से आप एक आंसर इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 10 मार्क्स उन्होंने असाइन किए हुए हैं, तो पॉसिबल है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ पूछेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेगा फर्म्स एग्जैक्टली है क्या वो समझ लो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकली रेलेवेंट कंसेप्ट है। अब आजकल जो प्रोफेशनल्स जैसे काम कर रहे हैं, जैसे आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करोगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इंडिविजुअली अपनी फर्म स्टार्ट करके प्रैक्टिस करो, मतलब प्रोप्राइटरशिप है, और बाकी आपका स्टाफ है, एम्प्लॉइज है। पार्टनरशिप वाला ऑप्शन नहीं रखा आपने, तो एक वो पॉइंट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पार्टनर्स बन के भी काम कर सकते हो, मोर देन वन प्रोफेशनल आप एक साथ पार्टनरशिप कर लो, उसमें पार्टनरशिप फर्म और LLP ये दोनों ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना, क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकती, कंप्लायंस ऑडिट नहीं कर सकती, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकती। तो कोई भी प्रोफेशनल्स कभी भी, वो लोग फर्म बनाते हैं या LLP बनाते हैं, लेकिन कंपनी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि वो लीगली फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब ये जो मेगा फर्म्स का कंसेप्ट लेके आया, ये कैसे आया वो समझो। कन्वीनियंस जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है एज अ कंज्यूमर या एज अ सर्विस रिसीवर। आप खुद भी ये चीज पे हमेशा फोकस करते हो, जो चीज आपके लिए कन्वीनियंट है ना वही करते हो। जब आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हो, तो आप क्या ढूंढते हो कि मेरे लिए काम ईजी होना चाहिए, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, पैसा पे करने को रेडी हूँ, तो सर्विस वैसी मिले जो कन्वीनियंट है, और उसी में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और वो चीज़ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी वैसे ही मैटर करती है। और सपोज मैं आपको आपके लेवल का एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ने आ रहे हो, तो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं या 4 सब्जेक्ट्स हैं अभी, एक जैसे ग्रुप वाइज। एक सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी के 3 मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने आप किसी और के पास कहीं और जा रहे हो, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने कहीं और जा रहे हो, तो 4 सब्जेक्ट के लिए 4 क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखे हैं। तो ये कन्वीनियंट है आपके लिए या नहीं? टाइमिंग क्लैश होगा, बार बार आप ट्रैवल करोगे, एक जगह व्हीकल पार्क करो, एक क्लास में जाओ, अटेंड करो, फिर नीचे उतरो, फिर कहीं और जाओ, टाइम कितना वेस्ट होगा। अच्छा, इसके बदले आपको कोई ऑप्शन दे दे कि भाई एक ही जगह पे चारों सब्जेक्ट्स आपको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा, तो आप पहले वही प्रेफर करोगे ना, कि एक ही जगह पे सब कुछ कवर हो जाए, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सेम चीज प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए भी होती है। जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट की अपने बात करें, अगर उनको अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास अलग से जाना पड़ता है, फिर कंपनी सेक्रेटरी के पास अलग से जाना पड़ता है। अगर उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिटिंग और कॉस्ट रिकॉर्ड्स का काम है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है। अच्छा, लीगल मैटर्स में ओपिनियन चाहिए होते हैं, एडवोकेट्स को बात करनी पड़ती है। तो एक कंपनी को मैनेज करते टाइम भी जो क्लाइंट है वो परेशान हो रहा है कि यार अलग अलग प्रोफेशनल, कभी CA के ऑफिस जा रहा हूँ, कभी CS के ऑफिस जा रहा हूँ, कभी लॉयर से बात कर रहा हूँ, ये सब चलता रहता है। तो अब एक कंसेप्ट ये लेके आए कि क्यों ना हम ये सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विसेज एक ही जगह पे प्रोवाइड करते, तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए कि एक बार हमारी ऑफिस में आया, उसको जो फैसिलिटी चाहिए, जो लीगल सर्विस चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, उसको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। तो अगर उसको कन्वीनियंस मिलेगी ना, वो डेफिनेटली हमें ही पहले सिलेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल्स। तो वो कॉम्पिटिशन में भी आपको एक बेनिफिट देने वाला है कि इंडिविजुअल्स के पास जाने से बेटर है कि ऐसी एंटिटी के पास जाओ जहाँ पे ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। और वहीं से कंसेप्ट इवॉल्व हुआ जिसको हम बोल रहे हैं मेगा फर्म्स। तो मेगा फर्म्स में अलाउ ये किया गया लीगली कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, ये सब लोग, जितने भी आर्किटेक्ट्स, जितने प्रोफेशनल बॉडी से रिलेटेड है, ये सब लोग एक साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और एक कंबाइंड एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज नाउ लीगल। आया समझ में? ठीक है, तो इसके ऊपर बात होने वाली है। अब मेगा फर्म क्यों बोल रहे हैं, उसकी टेक्निकल लिमिट है। अगर आपकी फर्म में 25 से ज्यादा मेंबर्स हैं एज पार्टनर्स, तो फिर उस फर्म को मेगा फर्म बोलेंगे, और 25 से कम है तो फिर उसको मेगा फर्म नहीं, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म या LLP आप बोल सकते हो। बट 25 इज अ बिग नंबर, 25 पार्टनर्स एक फर्म में होना इज अ बिग नंबर। तो 25 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो फिर वो बड़ी फर्म की कैटेगरी में आ गई, तो उसको एक टर्म दे दिया, दैट इज कॉल्ड मेगा फर्म। ठीक है, समझ आया? तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका मेन ये बेसिक आइडिया है, ये सब चीजें क्यों हो रही है। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत उन्होंने हिस्ट्री भी बताई हुई है कि लास्ट पिछले 3 डेकेड्स बोला है, मतलब लास्ट 30 साल से कंपनी सेक्रेटरी का जो प्रैक्टिसिंग स्कोप है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता गया, कि कॉर्पोरेट कल्चर इंडिया में बहुत बढ़ गया। स्टार्टिंग में लोग पहले अपने छोटे मोटे बिजनेस करते थे या एम्प्लॉयमेंट में थे, कॉर्पोरेट कंपनीज वैसे ही बहुत कम थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपनी सिचुएशन वैसी थी नहीं, गिने चुने बिजनेस हाउसेस थे। धीरे धीरे करके लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, कंपनी के फॉर्मेट को समझा, उस पर आए। तो अब लास्ट आप कुछ साल में देखोगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ने की वजह से, लीगल जो सेटअप है वो बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि आपके बिना काम नहीं चल रहा है। लैक्स ऑफ कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है। कल ही आया था स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया नंबर 1 है अभी। 75,000 स्टार्टअप्स इंडिया में करंटली अभी वर्क कर रही है। और यूनिकॉर्न्स की जो लिस्ट आती है कि भाई कितने $1 बिलियन का उनको फंडिंग मिला, तो 106 यूनिकॉर्न्स जो है कंपनीज इंडिया में बन चुकी है।
75,000 कंपनीज तो स्टार्टअप्स में है, तो सोचो और बाकी कंपनीज जो इतने साल से बिजनेस कर रहे हो कितनी होगी, मोर देन 25 लाख कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये ऑफिशियल डेटा है। तो इतनी सारी कंपनीज बनाएंगे और प्रोफेशनल के बिना काम चलने वाला नहीं है, तो टाइम एंड अगेन उनको नीड रहने वाली है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। वो बोला द स्टेक होल्डर्स आर बिकमिंग विजिलेंट टुवर्ड्स कंप्लायंसेस। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका पैसा लगा है बिजनेस एंटिटीज में। पहले लोग ना छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, बोले ठीक है रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। आजकल एक एक कंप्लायंस के पीछे भागते हैं कि नहीं भाई नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, मार्केट में ये रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए कि हमारी बिजनेस करने वाली कंपनी जो है रूल्स रेगुलेशन पे ध्यान नहीं देती, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी पेनल्टीज कौन भरेगा बार बार, इससे बेटर है प्रोफेशनल को हायर करो, उससे काम करवाओ और पेनल्टी मत भरो, क्योंकि जितनी सैलरी देंगे ना उससे ज्यादा पेनल्टी चली जाती है। तो इससे बेटर है एक प्रोफेशनल को आप हायर कर लो, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा और मार्केट में आपकी इंप्रेशन भी सही रहेगी कि कंपनी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है और लीगली काम करती है, ये चीज होगा। फिर आगे इसी के बेस पे बोला है कि कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जो वर्किंग डायमेंशन है वो बढ़ गए, अलग अलग फील्ड में आपकी अब रिक्वायरमेंट हो गई। तो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखिए कि भाई वर्क स्कोप है, जो पढ़ रहे हो टेंशन नहीं है, पास हो जाओगे तो काम मिलेगा, वो टेंशन मत लेना। तो वो यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है, बट पास हो जाओगे तो हाँ। फिर कंपनी सेक्रेटरी, देखो लास्ट पॉइंट में वो KMP वाली बात की है, अपने कंपनीज एक्ट में देख ही रहे थे ना कि KMPs में आपका नाम लिखा हुआ है ऑब्वियसली, तो वो सब चीजें यहाँ क्लैरिफाई कर दी। अब जो ये अडॉप्शन ऑफ मोड ऑफ प्रैक्टिस की बात हो रही है, इसके ऊपर चलते हैं, इस टॉपिक में क्या बता रहे हैं, थोड़ा रियल टाइम और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर डिस्कशन वो कर रहे हैं। बोला टू मीट द एक्सपेक्टेशन एंड टू सर्वाइव कॉम्पिटिशन, मॉड्यूलिंग, चेंजिंग, अपग्रेडिंग इज मस्ट, वो इम्प्लाइड है। फॉर स्टेबिलिटी एज वेल एज ग्रोथ वन नीड्स टू जॉइन हैंड्स विद प्रोफेशनल फिटर्निटी एंड हैव सिनर्जी। इसका मतलब ये ना प्रोफेशनल फील्ड में एक्चुअली में बोला भी जाता है, बहुत बार लोग ये चीज समझते नहीं। मतलब आप अगर एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, आप एक एंटिटी, एक ग्रुप का हिस्सा हो और आपको वैसे ही रहना चाहिए। अब CS आप बनोगे तो ICSI इज अ कम्युनिटी, एक ग्रुप, एक फ्रेटर्निटी है जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आप इंडिविजुअल या अलोन नहीं हो। तो आप जब अपना काम कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस मेंटेन कर रहे हो, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में हो, आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट वैसा होना चाहिए दैट यू शुड बी अवेयर कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी फ्रेटर्निटी है जिसका मैं मेंबर हूँ, तो मुझे उस लिमिट में बिहेव करना चाहिए। प्लस मैं जैसा एक्ट करूंगा, कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस मेरे इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा काम करूंगा तो अच्छा उनको फीडबैक मिलेगा, अगर मैं गलत काम करूंगा तो पूरे इंस्टीट्यूट का नाम भी खराब होगा। बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब इसमें देखा गया है ना कि प्रोफेशनल काम में 1 to 1, जैसे आप एक प्रोफेशनल हो, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, तो बहुत बार ना लोग ऐसा करते हैं कि यार सामने वाला भी CS है, मैं भी CS हूँ, वो इंटरनली ना वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है। भाई कॉम्पिटिटर होने में और एनिमी होने में फर्क होता है कि नहीं, ठीक है। कॉम्पिटिशन होना इज ओके, वो तो अच्छी बात है, उससे अपने भी डेवलप होते हैं, लेकिन सामने वाला अगर सेम फील्ड में है, वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपका एनिमी तो नहीं है। लेकिन बहुत बार लोग वैसे बिहेव करने लग जाते हैं कि सामने वाला सेम काम कर रहा है, ये तो मेरा दुश्मन है। मतलब दुश्मन थोड़ी ना यार, वो भी अपना काम कर रहा है, उसने भी एग्जाम दिए, एग्जाम क्लियर करके अपनी प्रैक्टिस सेट की है, और अगर वो काम नहीं करता तो क्या उसका सारा काम आप कर लेते? तो इतना लालच होना भी अच्छा नहीं। तो एज अ प्रोफेशनल हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए। उल्टा अगर मिल बांट के काम करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो उसमें दोनों का फायदा है। क्योंकि प्रोफेशनल काम जो है ना, वो उसमें ना कैपेसिटी लिमिटेड है। आपको मैं ऐसा बोलूँ कि 10 कंपनी सेक्रेटरीज अपनी फर्म बंद कर देंगे, उनका सारा काम आप संभालोगे क्या? पॉसिबल नहीं, आप भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, 100 मशीन लगा देंगे, 200 लगा देंगे, वैसा नहीं होगा। एक ह्यूमन टैलेंट का जो काम है वो एक लिमिट तक ही हो सकता है, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं दिन में, उससे ऊपर वो काम नहीं कर सकता। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सामने वाला तो मेरा दुश्मन हो गया क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। उल्टा आप उनके साथ टाई अप करो, काम शेयर करो, एक अच्छा रेपो मेंटेन करो, तो 2 काम उनकी तरफ से आपको ही मिलेंगे और आप भी शायद उनको कोई वर्क पास ऑन कर सकते हो। और ऐसा होता भी है फील्ड में। प्रोफेशनल्स कितनी बार जो बड़े कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिसिंग है, उनके पास ना बहुत लोग काम लेके आते हैं कि आप ये काम भी कर दो, वो भी कर दो। अब उनको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं बड़ा काम करूं या छोटे छोटे काम करूं, वो भी तो अपना रेवेन्यू देखेंगे। तो आपके अच्छे रिलेशन होंगे ना, बहुत बार वो छोटा काम आपको एज अ फ्रेशर यंग कंपनी सेक्रेटरी पास ऑन कर देंगे, जो उनके लिए छोटा है, क्योंकि उनका टाइम नहीं है, उनके बहुत बड़े काम है। तो बोले ये फाइल आई है, आप देख लो, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्लाइंट को ही बोल देंगे कि मेरा जूनियर है, मैं आपको कॉन्टैक्ट पास ऑन कर रहा हूँ, आप इनके पास चले जाओ। कहीं ना वो चीज़ का बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप सबसे ऐसा बिहेव करते रहोगे कि नहीं ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, ये वो करके, तो कोई आपको कभी रेफर ही नहीं करेगा। तो उसमें आपका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान है। तो वो प्रोफेशनलिज्म जो बोलते हैं ना, वो मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। क्लियर ये चीज़? तो ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आगे फील्ड में आप जाओगे, आर्टिकलशिप में भी जाओगे, और लोगों से मिलोगे, आप खुद CS बनोगे तो बाकी और कितने कंपनी सेक्रेटरी से मिलोगे। तो रिलेशन वैसे मेंटेन करो कि वो एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक फ्रेटर्निटी के हम मेंबर्स है ना, तो वो एक फीलिंग जो है वो दिखनी चाहिए, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आगे ये सिनर्जी इफेक्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें वही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसमें और आगे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। बोला डिसीजन वेदर टू जॉइन अ कंपनी एज अ होल टाइम सेक्रेटरी और टू स्टार्ट वंस ओन प्रैक्टिस इटसेल्फ इज अ टफ डिसीजन। इसके ऊपर थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी आगे चॉइस आने वाली है। इनिशियली तो ये रहता है कि पहले आप किसी एंटिटी में काम सीख लो, डायरेक्टली आप इतने एबल नहीं हो जाओगे कि फर्स्ट डे से आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद सीधा आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस। थोड़ा काम सीखने के बाद, एक फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करने के बाद अगर आप इस चीज़ पे शिफ्ट करो,
ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ये बोला है। बट टफ डिसीजन होता है कि जॉब या एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करें या खुद की फर्म स्टार्ट करने का रिस्क लें। तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए हैं कि क्या होता है दोनों ऑप्शंस में जब आप सिलेक्ट करते हो उसको। देखते हैं आगे। बोला है फीचर्स और लिमिटेशंस ऑफ अ सिंगल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। एक इंडिविजुअल की तरह आप अगर खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो भी बताया हुआ है। एक तो कैश फ्लो इरेग्युलर रहेगा ना, वो अपने नहीं कितने बार डिबेट करते हैं जॉब अच्छी है बिजनेस अच्छा है, ये उस टाइप का हो गया कि भाई एम्प्लॉयमेंट अच्छी है या खुद की प्रैक्टिस अच्छी है, उसमें कंपैरिजन हो रहा है। खुद की प्रैक्टिस में कैश फ्लोज हमेशा इरेग्युलर रहेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि फिक्स सैलरी नहीं है कि हर महीने आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। किसी महीने पेमेंट ज़्यादा आएगी, किसी महीने कम आएगी, मैनेज करना आना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना पड़ेगा, ऑफिस सेटअप करो, स्टाफ को रखो, सैलरी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करो, तो सेटअप का कॉस्ट आपका लगने वाला है। आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो कंपनी किसी और की, आपको वहाँ जाके काम करना है, रेडीमेड ऑफिस मिलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो एक एडवांटेज वहाँ पे हो जाता है। फिर नो लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स। क्लाइंट तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना 24/7 आप तो अवेलेबल हो। होता है ऐसा? रात के 12 बजे भी मैसेज आएगा, फोन आएगा, आता है, उसमें क्या है। अगर आप खुद का बिजनेस लेके बैठे हो, आपके पेरेंट्स का बिजनेस होगा, देखना किसी को अर्जेंट काम, इतना अर्जेंट होता नहीं है, बट उसको ऐसा लग रहा है नहीं बहुत अर्जेंट है, और रात को 11 बजे भी कॉल कर देगा। ठीक है, ये नहीं सोचेगा ये 11 बजे ऑफिस टाइम नहीं है, ठीक है, किसी की पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ऑफिस आवर खत्म हो चुका है, कल सुबह फोन कर लेंगे, लेकिन नहीं अर्जेंट है तो कॉल करेंगे। ऐसा होता है कितनी बार। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, प्रोफेशनल हो, खुद का काम लेके बैठे हो, तो क्लाइंट ये समझेगा कि यू आर अवेलेबल 24/7, और कितनी बार आपको उनको अटेंड करना भी पड़ता है, एकदम डिनाई भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें होती। नो वर्क नो पे इज अ रूल, वो तो सब जगह होता है। सैलरी में भी थोड़ी ऐसा, वो काम नहीं करोगे तो मिल जाएगी, अगले महीने सीधा टर्मिनेशन लेटर ही मिलेगा। नीड, ये थोड़ा भावुक भी हो गए ये लोग ऐसे पॉइंट लिखते लिखते, ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा। नीड टू कंटिन्यूसली अपडेट वन सेल्फ, ये तो है, अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। नई चीजें आ रही है, आप सीखोगे नहीं तो प्रॉब्लम है। आपको आपकी गलतियों को बचाने वाला कोई नहीं है। आप अगर खुद अपना काम कर रहे हो, आपकी मिस्टेक है, तो आपको अग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, या फिर उस गलती को ना करने के लिए जो प्रिपरेशन आपको करनी है उस पर फोकस आपको खुद करना पड़ेगा। तो थोड़ा एफर्ट करने वाला काम। अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, वो बात हमने की, स्टाफ, उनकी फिक्स सैलरी, ये सब चीजें। ओके, कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिट द क्लाइंट्स। सॉलिसिट करने का मतलब है उनको कन्विंस करना कि भाई मेरे से ही काम करा लो। आपने देखा है कोई कंपनी सेक्रेटरी का न्यूज़पेपर में ऐड आया हो कि भाई मेरे यहाँ काम करा लो, इतनी फाइलिंग फीस है हमारी, ये है वो है, ऐसा कुछ आता है, सर्टिफिकेशन के इतने चार्जेस। एक्चुअली इलीगल है, अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल फील्ड में मिसकंडक्ट माना जाता है अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग अपने लिए अलाउड नहीं है, इसलिए आप देखना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, ये लोग कोई भी ना कहीं पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, या कभी भी आपने ऐड देखा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया ना तो उनकी कंप्लेंट हो जाएगी, इलीगल होता है वो चीज़, और उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन का एक रूल है। उसको ना वो डिग्निटी की तरह देख रहे हैं, मतलब आप एक डिग्निफाइड प्रोफेशनल हो, आप ऐसा काम करो ना लोग सामने से आए। मार्केटिंग करने की, गुड्स की तरह अपने आपको बेचने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने में हम रिटर्न फाइल कर देंगे, इतने में ऑडिट कर देंगे, ऐसा सब नहीं चलेगा। माउथ पब्लिसिटी से जो लोग आ रहे हैं ठीक है, अच्छा फोन कर करके आप सबका दिमाग खा रहे हो, बोले करा लो यार ऑडिट मेरे से, मुझे भी आता है, ठीक से ही काम करूंगा, इतना डिस्काउंट भी दे दूंगा, चलेगा? ऐसा नहीं, ये सब चीजें अलाउड नहीं होती। तो सॉलिसिट करना अलाउड नहीं है, वो नए प्रोफेशनल के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो मार्केटिंग करके भी काम लेके नहीं आ सकता है। उसको काम के थ्रू ग्रेजुअली, या जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ना, उसी पे फोकस करना पड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे, तो वो थोड़ा सा टफ होगा। नो पेंशन प्रोविडेंट फंड, ठीक है, सरकारी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। अब ये फिर मैं बोला और भावुक होते जा रहे, देखो, मे नॉट अफोर्ड एयर ट्रैवल और इवन ट्रेन ट्रैवल। मतलब इतनी गरीबी थोड़ी होगी, साइकिल पे जाएगा बेचारा, ऐसा तो नहीं होगा। ट्रेन ट्रैवल तो कर ही सकता है, उसमें फर्स्ट क्लास बोला है, तो क्या जरूरत है, अभी अभी तो सीएस बना है, सीधा एयरक्राफ्ट में उड़ेगा, पहले कुछ कमा तो ले। तो ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया बंदा लिखते लिखते, जाने दो, ठीक है। नो पेड लीव, नो लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में होता है ना, पेड लीव मिल रही है आपको कि महीने की इतनी छुट्टी मिल रही है, साल की इतनी छुट्टी। प्रोफेशनल्स के लिए वैसा नहीं होगा। एनक्रोचमेंट ऑन फैमिली टाइम, वही हो गया, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। रात को 11 बजे भी फोन आ रहे हैं तो अटेंड करने पड़ेंगे, घर से भी गालियाँ पड़ रही है, लेकिन क्लाइंट से भी गालियाँ पड़ रही है, तो बंदा जाएगा कहाँ? तो थोड़ा सा प्रेशराइजिंग हो जाता है कितनी बार, तो वो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्लस और माइनस पॉइंट्स बता दिए। अब आप डिसाइड करो आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है या फिर एम्प्लॉयमेंट में जाना है। क्लियर? आगे देखें। अच्छा, अब इसमें ना कंपैरिजन किया है, नेक्स्ट वाला जो है उसमें मुझे आपको कुछ बताना नहीं है। प्रोप्राइटरशिप वर्सेस पार्टनरशिप, इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल या फिर पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, दोनों में क्या पॉइंट्स रहेंगे वो आप एक बार रीड कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत नहीं, उसको टिक कर लो आप, आज पढ़ के देखना फिर पता चलेगा क्या है आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला जो टॉपिक है ना वो एक रीड ओनली लिस्ट है, एग्जाम के लिए याद नहीं करनी है। उसमें बोला है कि प्रोफेशनल्स पे, प्रैक्टिसिंग सीएस पे कौन कौन से रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, ये बातें हो रही है। तो वो तो आगे हम पढ़ेंगे तब पता चल ही जाएगा, ऐसा जिसको कोई रीड नहीं करना, क्योंकि सिर्फ हेड पॉइंट्स दिए हुए, अंदर के कोई रूल समझाए नहीं। वो 21 चैप्टर में मैं कवर करूंगा। उसके बाद मेन टॉपिक पे आ गए, मेगा फर्म्स क्या है या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म क्या है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी बोलते हैं।
मल्टी डिसिप्लिन मतलब इस फर्म के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा डिसिप्लिन या एक से ज़्यादा कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ऐसी फर्म्स आप बना सकते हो जहाँ पे एक ही फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी पार्टनर है, CS और CA में भी पार्टनर है, एडवोकेट्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब लोग एक ही फर्म में एक साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये अलाउ किया है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, कि किसी भी क्लाइंट को जो भी सर्विस चाहिए वो उस फर्म के थ्रू उनको मिल सके। तो इनको ना बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज का काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ी कंपनीज के पास वैसे ही काम इतना है, बिजनेस इतना है कि कंप्लायंस उनके लिए हेडेक है, और उनको ऐसा कोई चाहिए कि जिसके वहाँ फाइलें पहुंचा दी ना, ये सारा काम कर लेंगे, फिर हमें अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। तो आपको बड़ी कंपनीज का काम चाहिए ना, तो दे विल मोस्टली प्रीफर मल्टी डिसिप्लिनरी और मेगा फर्म। तो ये एक एडवांटेज उसका हो जाता है। मैंने आपको 25 वाली जो लिमिट बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे मैं बता रहा था। अब नीचे ना एक वो रेगुलेशन दे रखा है 168B, उसमें लिस्ट दे रखी है, उसमें बोला कौन कौन से प्रोफेशनल्स एक साथ मेगा फर्म में पार्टनर बन सकते हैं। तो CA, CMA, बार काउंसिल के मेंबर्स मतलब एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एक्चुअरीज मतलब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज में पॉलिसी फ्रेम करने का काम करते हैं, वो एक्चुअरियल साइंस जिन्होंने क्लियर किया होता है उनकी बात हो रही है। और भी कोई प्रोफेशनल बॉडी हो, कंपनी सेक्रेटरीज तो कवर हो ही रहे, तो ये सारे लोग एक साथ अब फर्म बना सकते हैं। ये बेसिक आइडिया इसका है। ये फर्म बनाना क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया, तो वो आंसर में कुछ नया नहीं मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। प्री रिक्विजिट्स में देखें क्या जरूरी है, अगर आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को सही तरीके से चलाना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला ऑल माइंड शुड वर्क टुगेदर, मतलब आपको साथ में काम करना है ना। पार्टनरशिप फर्म को बनाना और उसको चलाना इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इनिशियली तो सब लोग प्रॉफिट के लालच में आ ही जाते हैं साथ में, लेकिन फिर एक दूसरे को झेलना भी पड़ता है, तो वो इतना ईजी होगा नहीं। तो अपना ईगो क्लैश साइड पे रखना है, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, या मैं जो बोलता हूँ कभी होता ही नहीं है वो, ऐसे सब नहीं होना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उस पर डिपेंड करेगा, और फर्म के बेनिफिट के लिए आपको काम करना है। तो वो सब चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर है तो फिर आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। बोला वही, जैसे नेक्स्ट पॉइंट आ गया ईगो, म्यूचुअल फेथ और रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। यूनानिमिटी के जो डिसीजन होगा सबके हाँ या ना से होगा, तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम और एक फेयर वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, खर्चे के ऊपर लिमिट रखना, क्योंकि भाई सबका पैसा लगा हुआ है तो आपको समझ के खर्च करना है, क्योंकि आपके साथ आपके पार्टनर का भी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं भी जितना मर्जी आए खर्च कर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। जो फाउंडर पार्टनर्स है जिन्होंने फर्म को शुरू किया था उनका इक्वल स्टेटस हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो नए पार्टनर्स एड ऑन होते जाएंगे, आप उनको रेशियो कम दोगे तो इट इज़ ओके, लेकिन इनिशियली जो लोग साथ में आए थे उसमें कम ज़्यादा का रेशियो होगा तो मे भी बाद में ये पॉइंट डिस्प्यूट वाला बन जाए, तो अवॉइड करो अगर पॉसिबल है तो अच्छा रहेगा। इनकम शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती रहनी चाहिए। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में हम काम कर भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना पूरा साल बस पैसा कमाते रहेंगे, लास्ट में सारा पैसा विड्रॉ करेंगे। भाई हर महीने घर चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए होगा, तो फर्म में से विड्रॉ करना है। तो रेगुलर शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द पार्टनर्स वो होते रहना चाहिए। फाइनल हिसाब भले आप साल के एंड में करो चलेगा, दैट इज ओके। वन शैल नॉट पुट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, ठीक है। मतलब अपने आप को सब कुछ आपको प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी कि भाई फर्म तो मेरे हिसाब से चलती है, भले हम सब पार्टनर है लेकिन रूल तो मेरा ही चलेगा, उस टाइप का एटीट्यूड होना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर फर्म चलाना मुश्किल हो जाएगा। बेनिफिट्स में सिर्फ हेड पॉइंट्स, कोलैबोरेशन करो, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ मिलकर थोड़ा टीम वर्क होगा ना तो फायदा ही होने वाला है, क्योंकि आप ज्यादा काम कर पाओगे। अकेले सारा काम करना पॉसिबल है नहीं, अगर टीम होगी काम डिवाइड होगा, उल्टा ज्यादा काम मैनेज कर पाओगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो पर पर्सन ज्यादा ही कमाने वाले, तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट बांटना पड़ेगा ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ये पॉइंट है। तो टीम एनवायरनमेंट में काम करने से हम कुछ सीखते हैं, वो एडवांटेज है। एक्सपोजर टू वेरियस एंड डिफरेंट वर्क्स, अब देखो मैं अकेला अगर काम कर रहा हूँ ना तो मैं एक लिमिट से ज्यादा काम कर नहीं पाऊंगा, और फिर जो काम मैं सीख जाऊंगा ना मैं उसी टाइप का काम एक्सेप्ट करूंगा। कुछ नया आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, टाइम कहाँ है, आप किसी और के पास जाओ। लेकिन ये हम फर्म में जब इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स को हम एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, एक दूसरे से भी डिस्कस करके सीख पाएंगे, और वेराइटी ऑफ वर्क करना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम फाइल मेरे पास आई है, मैंने किसी और को दे दी, मैं कुछ नए काम पे कुछ टाइम देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ तो वो टाइम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई हेल्पिंग हैंड साथ में नहीं। तो इससे तो बेटर है कि आप टीम वर्क में काम करो, वेराइटी ऑफ वर्क सीखो, और अपने आप को ग्रो करते रहो, डेवलप करते रहना अपनी नॉलेज को, ये बहुत नेसेसरी है अगर आपको कोई भी प्रोफेशन में सस्टेन करना है तो। और आप देखना जो प्रोफेशनल बन भी चुके हैं ना, लर्निंग वाला काम कभी वो छोड़ते नहीं है। आप डॉक्टर्स को ही देख लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो वही है। कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, वो भी कुछ नया सीखने के लिए कोई ना कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कोई नया काम सीख रहे हैं, नई टेक्निक सीख रहे हैं, कैसे अपने काम को इंप्रूव करना है, उसमें नई नई चीजें आ रही है। तो उनका उस एज में उस लेवल को अचीव करने के बाद भी सीखने का प्रोसेस बंद नहीं होता। ये आपके साथ भी नहीं होने वाला, बिकॉज जो लीगल फॉर्मेट आपने अभी पढ़ा, जैसे इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ या GST की बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था एज ए स्टूडेंट तो एक्साइज और वैट और ये सब चीजें अवेलेबल थी, सर्विस टैक्स था। अब जब वो 2017 के बाद GST आया तो मैंने तो एग्जाम पास कर लिया था तब तक एक्साइज का पढ़ाई करके, तो अब मैं वही पढ़ाऊंगा एक्साइज और सर्विस टैक्स। आज भी आप आए बोले सर सिलेबस में तो GST है, मतलब भाई मैं जब पास हुआ था तो सर्विस टैक्स था, अब मैं GST कैसे पढ़ा सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है।
बोले सीख लो ना। बोले अब क्यों सीखो, अब तो डिग्री आ गई है, अब तो जो पढ़ाया था वही पढ़ूंगा ना आगे, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला उसको। तो आप आओगे मेरे पास। आप बोले सर जीएसटी हमारे सिलेबस में, हम सर्विस टैक्स क्यों पढ़ेंगे? तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा अपने आप को। अमेंडमेंट आते हैं हर फिनांस बिल में, मुझे पढ़ने पड़ेंगे या नहीं? बोले नहीं, मेरे टाइम पे तो फिनांस एक्ट 2014 था, मैं तो वो पढ़ के पास हो गया, और 21 से मुझे मतलब नहीं है। फिर आप बोलोगे सर हमें आपसे मतलब नहीं है, जिसको 21 समझ में आता है उसके पास जाएंगे, सीधी बात है ना। तो मैं आपको अपडेटेड चीज पढ़ा रहा हूँ तभी तो आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो आपका कोई फायदा ही नहीं होने वाला। तो एज अ प्रोफेशनल ना मेरे लिए लर्निंग बंद होने वाला है ना आपके लिए। तो ये जो आपके माइंड में होता है ना कि एक बार डिग्री आ गई फिर तो किताबें सारी बस गायब ही कर देंगे, वो होने वाला नहीं है। इनसे कभी पीछा नहीं छूटने वाला। ये रियलिटी है, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। मेरा ही पीछा नहीं छूटा इतने साल में, आपका क्या छूटेगा? देखो आज भी वही बुक है, पढ़ रहा था तभी भी वही थी। तो ये पीछा छूटने वाला नहीं है अगर आप इस फील्ड में जाओगे। कंपनीज एक बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा अमेंडमेंट के साथ, कहाँ बचने वाले उससे। तो ये मान लो कि ये चीज़ नहीं जाने वाली है, ये आपके साथ ही रहेगी जब तक आप हो। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली खर्चा बटेगा ना, पार्टनरशिप फर्म का एक बेसिक बेनिफिट। एक्सेप्शनल ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्डिंग, क्या बोला इसमें? अच्छा, एक्सेप्शनल ट्रेनिंग ये आपकी आर्टिकलशिप के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर आप ऐसी मेगा फर्म में काम सीखने जाओगे तो आपको भी कितना वैरायटी ऑफ वर्क सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फर्म का नाम होगा कि इनके पास वैरायटी ऑफ वर्क है, तो पहले इनको प्रेफर करें। हम आर्टिकलशिप में जनरली ये बोलते हैं कि आप फर्म में पहले प्रेफरेंस देना एज कम्पेयर टू अ कंपनी, कि कंपनी वाले ना आपको एक कैटेगरी का काम सिखा देंगे तो फिर वही करवाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास वैरायटी अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट में आपकी जगह है। फर्म में क्या होगा ना, जो आपके एम्प्लॉयर है उनके पास 50 कंपनियां काम है, तो हर बार कुछ नया आएगा, तो वैरायटी सीखते रहोगे ना, तो फिर आप सिलेक्ट भी कर पाओगे इसमें से कौन सा काम आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और फ्यूचर में आप आगे क्या करना चाहते हो, और आपका स्किल डेवलप भी होगा। तो फर्म को आप पहले प्रेफर करोगे तो वहां ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कंटिन्यूस लर्निंग मैंने बता दिया। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात हो गई। रेवेन्यू शेयरिंग होगा तो भी अच्छा ही है, ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो पर पर्सन शेयर भी अच्छा ही आने वाला है। एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में काम होगा कि जहाँ फर्म एक सिस्टम से चलती है, तो उससे क्या होगा, काम और प्रॉपरली हो पाएगा। कितनी बार ना इंडिविजुअली अपने कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा रैंडम हो जाते हैं, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्रेम करके काम करते हो, हर एक का अपना रोल है, एक सिस्टम है, तो सबको फॉलो करना पड़ता है, वो मैंडेटरी हो जाता है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता ही। कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री का परसेप्शन यही होता है जो मैंने आपको बोला, बिग कंपनीज बिग कॉर्पोरेट्स क्या ढूंढती है, ऐसी कोई मल्टी डिसिप्लिनरी मेगा फर्म मिल जाए जिसको एक बार काम दे दिया ना फिर हमें देखने की जरूरत नहीं, तो वो आपको पहले प्रेफर करेंगे, ये एडवांटेज है। और रेप्यूटेशन और रिस्क एडजस्टेड वैल्यू। रेप्यूटेशन आपके काम के बेस पे ही डेवलप होगी, लेकिन जितना अच्छा काम करते जाओगे मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और उसी से आपको और काम मिलता जाएगा। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केटिंग सॉलिसिटिंग तो वैसे भी अलाउड नहीं है, वो हमने देख ही लिया था, ठीक है। तो आपका काम ही बोलने वाला है, बाकी फेक मार्केटिंग काम नहीं आएगी। क्लियर ये चीज? तो ये मेगा फर्म्स के बारे में कुछ चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। रिस्क भी हो सकते हैं ना, अगर बेनिफिट्स है तो। रिस्क में क्या क्या होगा, वही पॉइंट लिखेंगे उल्टे तरीके से। पहले बोला था कि कॉस्ट बचेगी, अब बोला कॉस्ट बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, जितने पार्टनर्स, जितने लोग, उतनी बैठने की जगह चाहिए, उतना स्टाफ चाहिए, तो कंप्यूटर्स उतने लगाने पड़ेंगे, आपको सेटअप उतना करना पड़ेगा, एसी उतने लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ भी रहा है, बट पर पर्सन वो डिवाइड हो रहा है, तो उतना बर्डन नहीं, किसी एक पे नहीं आ रहा है। सीनियर पार्टनर्स का डोमिनेंस रहता है यंग पार्टनर्स पे, वो ऑब्वियस है। एग्जिट रूट, पार्टनरशिप को ब्रेक करना, पार्टनरशिप से बाहर आना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें अपन पहले ही बात कर रहे थे, पैसों के लेन देन में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होने ही वाले। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम में तो प्रॉब्लम होगी फॉर्म में आपको एडजस्ट करने में। म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट नहीं रहेगा तो डिफिकल्टी हो जाएगी। पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, आपस में बात नहीं करते, तो वो एक अगेन प्रॉब्लम है। तो डिस्कशंस होने चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशंस होने चाहिए फॉर्म में। जो कुछ भी चल रहा है पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो बिजनेस मेंटेन करना ज्यादा सही रहेगा। कम्युनिकेशन गैप होगा तो कोई तीसरा उसका बेनिफिट लेगा, तो वैसा ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला। अब ये जो मेगा फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको फ्रेम करने के लिए कुछ टिप्स दे रखी है और बहुत सिंपल पॉइंट्स है। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसी मेगा फर्म बनाना चाहते हो या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, बहुत जल्दी भागने की भी जरूरत नहीं, एकदम से सब सेटअप कर दिया, क्योंकि अभी जोश में हो ना आप कि ऐसी बड़ी फर्म बनाएंगे ये वो, तो पॉजिटिविटी कुछ ज्यादा ही है। तो फिर है ना, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे लगा दिए, पेपर वर्क भी सब करा के एकदम कंफर्म कर लिया, लेकिन बाद में फिर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ना स्लो प्रोग्रेस करना ठीक रहता है। इवन जब आप अग्रीमेंट्स कर रहे हो, पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, एलएलपी अग्रीमेंट बना रहे हो, तो उसमें भी ना आप पहले थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला ट्राई करके देख सकते हो। फिर भी ट्राई करके देखते हैं, पायलट टेस्टिंग होता है किसी प्रोजेक्ट का, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा काम करता है, उसके बाद लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको एमओयू बोलते हैं, वो साइन कर लो कि भाई पहला फर्स्ट ईयर हम सब लोग एक फर्म की तरह काम करके देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पा रहा है ना, तो एक साल के बाद इसको परमानेंट स्केल पे लेके जाएंगे। तो अभी टेम्परेरीली एक बार काम शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं और बहुत ज्यादा लीगल वर्क भी नहीं। एमओयू का मतलब है पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर ये पार्टनरशिप ठीक से चलती है
तो फिर इसको आगे हम लार्ज स्केल पे लेके जाएंगे। एकदम से डे 1 पे बहुत हैवी एक्शंस हम नहीं ले रहे, तो ये सजेस्ट किया गया कि ऐसा करना चाहिए, इससे ना इनिशियल लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। इसके अंदर की स्टोरी वही है, इसलिए लाइन टू लाइन नहीं रीड करा रहा हूँ, पढ़ोगे पता चल जाएगा। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होने चाहिए, वो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप जानते हो। फर्म को मैनेज करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हेड पॉइंट्स मोर देन इनफ है। ऑपरेशनल फंक्शंस, डे टू डे काम कैसे चलेगा, उसके लिए मैनेजमेंट। एडमिन का काम कैसे होगा, उसके लिए भी मैनेजमेंट करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, एक बड़ी कंपनी में ऐसे ही होता है ना, HR मैनेजर होगा, एडमिन होगा, ये सब चीज़ें होंगी, उस सेंस में बोल रहे हैं। क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन करना है, अब बड़ी फर्म्स की तरफ से आप देखना, आप कोई कंपनी की सर्विसेज भी अवेल करते हो ना, वहाँ से आपको रेगुलर ईमेल आते हैं, SMS आते रहते हैं। फेस्टिव सीजन में वो लोग आपको एक गुड विशेस वाला एक मैसेज भेज देंगे, ऑटो जनरेटेड होता है। तो कोई तो होगा जो वहाँ बैठ के ये सब भी दिमाग लगाता होगा कि यार हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, रेगुलरली अगर एक अच्छा मैसेज जा रहा है तो उससे उनके माइंड में भी हमारी रेपुटेशन अच्छी क्रिएट हो रही है, और उनको याद भी आ रहा है हमारे बारे में कि हमारी गुड्स और सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, तो आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप अवेल कर सकते हो। तो लोग ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मैनेज करना भी नेसेसरी होता है। उसके बाद पब्लिक रिलेशंस एंड ब्रांड बिल्डिंग। पब्लिक रिलेशन मतलब जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, प्रेस रिलीज देना पड़े, कोई कंपनी के ऊपर कितनी बार एलिगेशंस लग जाते हैं तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। आपने देखा होगा मार्केट में होता रहता है, कोई कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का एलिगेशन लग गया, कोई फूड कंपनी है कि बोले ये लोग खराब क्वालिटी की चीजें बेचते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो क्लैरिफिकेशन का एक स्टेटमेंट आता है उनकी तरफ से, तो उनकी कोई तो टीम होगी जो ये सब मीडिया हैंडलिंग करती होगी, तो वो सब चीजें भी आपको मेंटेन करनी पड़ सकती है। ब्रांड बिल्डिंग के लिए आजकल आप देखते हो डिजिटल मार्केटिंग, ये सब उस पर फोकस करना है, ये सब बातें यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है। ये भी एक सजेशन है। सजेशन में उन्होंने बोला कि अगर आपको इस फर्म को सक्सेसफुली चलाना है तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एडवाइस है, आप इसको मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। अब रेवेन्यू शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इतने लोग साथ में आके काम क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए तो कर रहे हैं। अल्टीमेटली एंड गोल तो है कि भाई मनी जो है वो अर्न करना है, तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कैसा होना चाहिए उस पर सजेशन से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला इन द लॉन्ग टर्म सक्सेस the revenue sharing model has to be designed to suit the given situation. Implied है, partners may adopt simple revenue sharing or to share profits and losses equally. जैसा भी उनको लगे वो adopt कर सकते हैं। In this model it is assumed that each one is bringing equal business and generating equal revenue. एक basic assumption है, reality में ऐसा होता नहीं है, वो बात अलग है। Therefore it is essential to devise performance, contribution and efficiency based model. मतलब जो जैसा परफॉर्म करेगा, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा, जिसकी जैसी एफिशिएंसी होगी, प्रॉफिट में उसको वैसा हिस्सा मिलेगा। इससे क्या होगा ना, आप काम ठीक से करोगे। अभी ठीक से काम नहीं किया तो पैसे भी पूरे नहीं मिलेंगे, तो वो इंसेंटिव वाला जो सिस्टम है वो अगर यहाँ पे फॉलो हो तो ज़्यादा बेटर है, उससे आपका अपने आप काम के ऊपर फोकस बढ़ेगा। देखें क्या सजेशंस दिए। अज्यूमिंग अ सिचुएशन वेयर देयर आर 5 पार्टनर्स A to E, ये 5 लोग हैं, पार्टनर्स हैं, और ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई CA है, कोई CS है, कोई एडवोकेट है, उस तरीके से। द रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कुड बी द फॉलोइंग। फर्स्ट बोला, पार्टनर ब्रिंगिंग अ न्यू क्लाइंट शैल बी गिवन रेफरल और इंडक्शन शेयर। ऐसा कुछ रख सकते हैं कि जो पार्टनर फर्म में क्लाइंट लेके आएगा उसके कॉन्टैक्ट से उसको कुछ ना कुछ पैसे के फॉर्म में कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे वो अपने ऐप में नहीं होता आजकल रेफरल बोनस, ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, अपने फ्रेंड्स को आप पास ऑन करो, बोलो ये वाला कूपन कोड लगाए तो आपको कैशबैक मिलेगा, वैसा होता है, दैट इज रेफरल बोनस। तो ये मार्केटिंग का तरीका है कि भाई जब हम एक कस्टमर को बोलेंगे कि आप ये ऐप दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करो, पर डाउनलोड आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, आप 10 लोगों को पकड़ पकड़ के डाउनलोड कराओगे कि भाई मेरे 50-50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये पक्के हो गए, तो ये एक जो है इंसेंटिव हो गया। वैसे इंसेंटिव की बात यहाँ हो रही है। अगर ऐसा हम कुछ इंसेंटिव रखते हैं ना तो सारे पार्टनर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, कुछ भी काम कहीं से भी आता है ना भाई फर्म में लेके आओ, तो उस क्लाइंट से फर्म में जितना रेवेन्यू आएगा ना उसका एक हिस्सा मुझे कमीशन के फॉर्म में या रेफरल बोनस के फॉर्म में मिलेगा। तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसा। या इन्होंने 15% बोला है, लिखा है ना से एट 15%, मतलब रेट कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल है कि जो भी क्लाइंट से पैसा आएगा उसका आपको इतना % रेफरल के फॉर्म में मिल सकता है। अब फर्स्ट ईयर में देना है या हर साल पे करना है, वो सब चीज़ें नेगोशिएट हो सकती है। सर्टन परसेंटेज ऑफ फीस से 15% शैल बी रिटेन्ड इन बिजनेस इन कॉमन पूल फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑब्वियस है, पार्टनरशिप फॉर्म में हम 5 लोग पार्टनर है, कोई भी रेवेन्यू, कोई भी फीस, कुछ भी पैसा आता है, पांचों पार्टनर डिवाइड बाई 5 करके अपना अपना पैसा फॉर्म के अकाउंट से निकाल लेते हैं। फॉर्म का अकाउंट 0 खाली पड़ा है। अगले महीने ऑफिस का लाइट बिल आया, अब एक दूसरे को मैसेज कर रहे, बोले लाइट बिल आया देख लेना, बोले तो तू भी तो देख ले, मैं अकेला देखूं क्या, ऐसा हो रहा है। अब बोले पैसा कौन देगा, फॉर्म के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। अब बोले ने डिवाइड बाई 5 करो, 5 लोग अपना अपना हिस्सा ट्रांसफर करो, लाइट बिल भरना है। इससे बेटर है थोड़ा पैसा फॉर्म के अकाउंट में रहने दो, तो एक कॉमन पूल मेंटेन करोगे तो वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज नहीं होगी। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, कॉमन बात है। 70% of the fee shall be given to the partner who actually works on the assignment. When more than one partner are involved in an assignment, their share can be determined. तो इसमें एक रेशियो रख सकते हैं कि जो पार्टनर जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिस क्लाइंट की फाइल पे काम कर रहा है,
उससे जितना पैसा आएगा उसका इतना % आपको पे कर देंगे, बाकी का फर्म के एक्सपेंसेस के लिए या फिर एक कॉमन पूल के लिए रख सकते हैं या थोड़ा रिटेन कर सकते हैं, उस सेंस में कि पूरा पैसा नहीं देंगे। और अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो जो भी % है वो सब में बढ़ जाएगा, ऐसे भी अपने कर सकते हैं, दैट इज ओके। एट द ईयर एंड आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस resultant profit shall be shared in proportion of contribution of individual in the gross earnings or the net profit of the firm। ठीक है, तो साल के एंड में सारा हिसाब कर लेंगे कि कितने खर्चे बांटने बाकी है, कितना रेवेन्यू देना बाकी है, जो रिटेन कर रखा था और पार्टनर्स अब डिवाइड कर सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। इंटरनली डिफरेंट वर्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड, सरप्लस जनरेटेड बाय ईच वन कैन बी असेस्ड एज एन इंडिपेंडेंट कॉस्ट सेंटर। डिफरेंट वर्टिकल्स मतलब विद इन द फर्म आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो कि क्या क्या काम हम करेंगे, क्लाइंट को वेराइटी ऑफ सर्विसेज क्या देंगे। तो वर्टिकल्स का मतलब विद इन द एंटिटी डिफरेंट कैटेगरी आप क्रिएट कर दो। जैसे एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये हमारा जो सेगमेंट है वो इस कैटेगरी के कंज्यूमर्स को टारगेट करेगा, ये सेगमेंट दूसरे कैटेगरी को टारगेट करेगा। ऐसे आप डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। बड़े ग्रुप्स में होता है, टाटा में, रिलायंस में आप देख लो, अलग अलग वर्टिकल्स उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, सॉफ्टवेयर बिजनेस हो या ऑयल बिजनेस हो, वैसे कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट में वही बोला कि ये जो मॉडल हम आपको बता रहे हैं इससे क्या होगा ना, हर पार्टनर को ये इंटरेस्ट होगा कि हम फर्म के काम के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अगर बाहर से कोई क्लाइंट आता है तो लेके आए और फर्म के रेवेन्यू को बढ़ाने पे फोकस करें, उसमें हमारा भी फायदा है। तो उस सेंस में मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब लास्ट में जो कंक्लूजन बोला उसमें कुछ नया नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा, उसी को पूरा कंक्लूड किया, चैप्टर का कंक्लूजन, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में जो सेक्शन 10A बोला हुआ है वो आगे कवर हो चुका है, तो उसकी जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, चलेगा। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पे पैकअप है, दैट इज मेगा फर्म्स। क्लियर, यहाँ तक पता चल गया।